गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए पाठ 7 करते हैं। अंतरंग पत्राचार। अंतरंग होता है घनिष्ठ, पत्राचार होता है एक दूसरे को पत्र लिखना, अपने जो प्रिय मित्र है उनको पत्र लिखना। उद्देश्य देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसी प्रकार वनस्पतियों में प्राण होते हैं तथ्य को सिद्ध करने वाले जगदीश चंद्र बसु भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी और पत्रों के माध्यम से दोनों एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। पाठ प्रवेश। लंदन में अनुसंधान के समय बसु पत्रों के माध्यम से कवि गुरु टैगोर जी के साहित्य की समालोचना, प्रशंसा और उत्साहवर्धन किया करते थे। इसी प्रकार टैगोर जी भी अपने पत्रों में अपने मन की बात को लिखने में संकोच नहीं करते थे। इसी प्रकार के पत्रों का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। जो जगदीश चंद्र बसु और रविंद्रनाथ टैगोर थे वे एक दूसरे को पत्र लिखते थे, उसमें चाहे आलोचना हो, प्रशंसा हो या उत्साह भरी बातें हो, वे एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। अब ये है पत्र। जगदीश चंद्र बसु रविंद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखते कहाँ से? लंदन से 2 नवंबर 1900 ईस्वी में। लेकिन अभी जो ये लेटर है, जो पत्र है, इसका पैटर्न अब ऐसे नहीं लिखा जाता, उसमें एड्रेस वगैरह भी लिखा जाता है। तो ये अपना देख लेना। जो अब पत्र लिखे जाते हैं करंट में वो ऐसे नहीं लिखे जाते। बंधु जगदीश चंद्र बसु ने रविंद्रनाथ जो ठाकुर है उसको कहा है बंधु। बंधु मतलब मित्र। तुम्हारे 2 पत्र पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। पिछले 2 महीनों से मेरे मन में दिन रात संघर्ष चल रहा है, यहाँ रहूं या अपने देश लौट आऊं। क्या तुम भी मुझे प्रलुब्ध करोगे? प्रलुब्ध होता है जो लालच में पड़ गया हो। अब जगदीश चंद्र बसु कहते हैं कि तुम्हारे 2 पत्र जो मुझे मिले मैं उन्हें पढ़कर बहुत ही प्रसन्न हुआ। पिछले 2 महीनों से मेरे दिन में जो मेरा मन है उसमें दिन रात संघर्ष मतलब यही चलता रहता है कि मैं अपने देश को लौटूं या यहाँ पर रह जाऊं। क्या तुम भी मेरे इस लालच मतलब जो मेरे प्रलुब्ध है इसको समझोगे? जो मेरे मन में उधड़ बूंद चली हुई है, संघर्ष चल रहा है कि मैं यहाँ रहूं या अपने देश को लौटाऊं, ये चलता रहता है। जरा सोचकर देखिए, यदि हम अपना बोझ छिटक कर चल दे तब कौन उस भार को वहन करेगा? और भी याद करके देखिए, 3 साल पहले मैं तुम्हारे लिए एक प्रकार से अपरिचित ही था। तुम स्वतः प्रवृत्त होकर मेरे निकट आए। तत्पश्चात एक एक करके अनेक आत्मीय जनों के प्रबल स्नेह बंधन से आबद्ध हुआ। आबद्ध होता है बंधा हुआ। आम लोग जिन बंधनों में जकड़े रहते हैं मैं उन सब से मुक्त हूँ, फिर भी मैं उस आंचल का बंधन काटकर अलग नहीं हो सकता। अब वह कहता है कि जरा सोच कर देखो, यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य से अलग हो जाए, उसे कर्तव्य को ना करके अपने ऐशो आराम की जिंदगी में लग जाए, तो उस जो उन्होंने काम छोड़ दिया उसको कौन करेगा? अब यह भी याद करके देखिए, जब 3 साल पहले हम मिले थे तो हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। तुम स्वयं ही मेरे पास निकट आए। उसके पश्चात जो आप तुम्हारे जो आत्मीय मतलब तुम्हारे जो परिजन थे उनसे मिलवाया और उनके साथ में आबद्ध हुआ मतलब बंध गया। वो एक दूसरे से मिले तो जानने लगे। आम लोग जिन बंधनों में जकड़े रहते हैं, आम लोग जो साधारण लोग हैं जिन बंधनों में जकड़े रहते हैं, मैं उनसे मुक्त हूँ, मैं उन बंधनों में नहीं बंध सकता। फिर भी मैं उस आंचल का बंधन काटकर अलग नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जो मातृभूमि की बात कर रहा है कि मैं उससे अलग नहीं हो सकता। कई बार बिना सोचे लिखता हूँ, कई बार चेष्टा किए बगैर ही मन में बहुतेरे भाव उठते हैं। बाद में आश्चर्यचकित रह जाता हूँ, यह सब मेरे बावजूद है, मुझसे परे है। कौन मुझे यह सब सुना जाता है? मेरे हृदय की मूल अंतर्वेदना है भारतवर्ष। यदि वहां रहकर मैं कुछ कर सका, अपने जीवन को धन्य समझूंगा। स्वदेश लौटने पर जो विघ्न बाधाएं उपस्थित होगी वह समझ रहा हूँ। यदि मेरा अभिष्ट अपूर्ण रह जाए तो उसे सहन कर लूंगा। मैं कई बार तो बिना सोचे लिख देता हूँ और लेकिन कई बार बिना चेष्टा किए ही मेरे मन में इतने विचार आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ से वे विचार आते हैं। कई बार सोच के लिखना पड़ता है, कई बार बिना सोचे ही मेरे मन में ये भाव आ जाते हैं। बाद में मुझे बहुत आश्चर्य हो जाता है।
कि यह जो मेरे मन में विचार आए ये मुझसे बहुत परे हैं। ये जो विचार है ये मुझे कौन सुना जाता है, कौन कहता है कि ये सब लिखो। मेरे हृदय की जो अंतर्वेदना है, अंतर्वेदना होता है मन के भीतर का दुख, जो मेरे अंदर मन में जो दुख है वो क्या है, भारतवर्ष, भारत के लिए मेरे मन में बहुत ही सम्मान की भावना है। यदि मैं वहां रहकर कुछ कर सका, लेकिन मैं भारत में आकर कुछ कर सकता तो मैं अपने जीवन को धन्य समझता। लेकिन जब मैं अपने भारत लौटना चाहता हूँ तो लेकिन बहुत सारी विघ्न बाधाएं, मतलब बहुत सारी बाधा है जो मैं समझ सकता हूँ कि यह मेरा अभिष्ट अपूर्ण रह जाएगा, उसे सहन कर लूंगा। अभिष्ट जो भी कार्य है वह अधूरा रह जाए उसे सहन कर सकता हूँ। न जाने कितने काम अधूरे पड़े हैं, कह नहीं सकता, अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। यंत्र तैयार करने में बहुत समय लग रहा है। जान पड़ता है यदि यहाँ 2 बरस रह गए तो बहुत सारे काम संपन्न कर लूंगा। यहाँ जो तकलीफ हुई थी अब काफी ठीक है, किंतु स्वदेश लौटने के पूर्व ऑपरेशन करवाना जरूरी है। कुछ बकाया पेपर लिखने के बाद डॉक्टर के हाथों अपना जीवन सुपुर्द कर दूंगा। न जाने अब जो जगदीश चंद्र बसु है वो कहते हैं कि मेरे बहुत सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उन पूरा कर लूं, और जो यंत्र है जो बना रहे थे वह मेरा पूरा हो जाए। लेकिन जान पड़ता है कि यहाँ 2 वर्ष रहकर ही मेरा काम पूरा हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। मुझे तकलीफ तो होगी, बहुत दुख होगा कि मैं अपने स्वदेश नहीं लौट सकता, लेकिन एक काम अधूरा है कि मुझे यहाँ बहुत तकलीफ हुई, मुझे एक ऑपरेशन कराना था, लेकिन जो काम पूरा है उसे करके ही मैं ऑपरेशन कराऊंगा। अपने जो बाद में उस डॉक्टर के हाथों अपना जीवन सुपुर्द कर दूंगा, मतलब डॉक्टर के पास जाऊंगा और ऑपरेशन कराऊंगा। कई दिनों से तुमने अपनी रचनाएं नहीं भेजी, जरूर भेजना। मेरी धारणा है कि तुम्हारी कविताएं चिरकाल तक संपंदित करती रहेगी। तुम्हारी रचनाएं जिस तरह मुझे उद्वेलित करती है उसी तरह असंख्य लोगों को भी उद्वेलित और प्रज्वलित करेगी। उद्वेलित होता है झकझोरना और प्रज्वलित होता है चमकीला। कई दिनों से तुमने अपनी रचनाएं नहीं भेजी, ये रविंद्रनाथ टैगोर को कह रहा है कि तुमने रचनाएं नहीं भेजे, उनको जरूर भेजना। मेरी ये धारणा है कि जो तुम्हारी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वो बहुत समय तक लोगों को सुख देती रहेगी, संपंदित करती रहेगी, प्रसन्नता से भरती रहेगी। तुम्हारी रचनाएं जीवन में एक उद्वेलित, मतलब मन को झकझोर देती है, उसी तरह जिस तरह मेरे मन को झकझोर देती है उसी तरह असंख्य बहुत सारे लोगों को भी उद्वेलित और प्रज्वलित करती रहेगी, प्रकाशित करती रहेगी। तुम्हारा जगदीश। अभी तो पहले जगदीश चंद्र बसु पत्र लिख रहे थे रविंद्रनाथ ठाकुर को, अब रविंद्रनाथ ठाकुर पत्र लिखते हैं। ये कब की बात है? अगस्त 1901 ईस्वी की। बंधु मित्र, तुम्हारा चित्र पाकर बहुत खुश हुआ। कैसी सुंदर छवि अंकित हुई है, तस्वीर मेरे लेखन गृह की शोभा बढ़ाएगी। अब ठाकुर कहते हैं कि मित्र, तुमने जो फोटो भेजी उसे देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ, वह बहुत सुंदर है, और यह लेखन गृह होता, मतलब जहाँ पर वे कविताएं वगैरह लिखते थे, वहां पर मैं लगाऊंगा तो वह वहां की शोभा बढ़ाएगी। शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलने के लिए विशेष प्रयत्नशील हूँ। वे कहते हैं कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर है वो कहते हैं कि शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलना चाहता हूँ, उसके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। वहाँ प्राचीन समय के गुरुकुल जैसा नियम तंत्र होगा, विलासिता की कहीं गंध मात्र भी नहीं होगी। वे कहते हैं कि जब प्राचीन समय में जैसे गुरुकुल होते थे, जैसे रामायण और महाभारत के समय में गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, कहता है कि वैसा ही नियम होगा, विलासिता की गंध मात्र भी नहीं होगी, उसमें ऐसो आराम नहीं होगा, सब समान होंगे, चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, कोई भी हो, सबके लिए एक समान होगा। हम जब प्राचीन ग्रंथों में भी, रामायण और महाभारत में मिलता है कि जो राजा हो या प्रजा हो या सैनिक का पुत्र हो, सबको एक समान ही विद्या प्राप्त होती है, एक समान ही उनको कार्य करना पड़ता है। अमीर गरीब सबको सादगी का पालन करना होगा, तो चाहे वो अमीर हो, मैं ऐसा ही विद्यालय खोलना चाहता हूँ जिसमें अमीर या गरीब कोई भी हो, सबको सादगी के साथ रहना होगा, सबको सादगी पालन करना होगा। उपयुक्त अध्यापक लाख ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा। अब कहते हैं कि उपयुक्त, मतलब ऐसा अध्यापक नहीं मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अध्यापक नहीं मिल रहा
जो कि प्राचीन समय के गुरुकुल में गुरु होते थे। इस युग की विद्या और उस युग की प्रकृति दोनों एक जगह मिलन संभव नहीं है। अब वे कहते हैं कि जो प्राचीन समय गुरुकुल में विद्या होती थी और आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है, उन दोनों में एक जगह मिलना मतलब दोनों एक जगह संभव नहीं है। किसी महान कार्य से स्वार्थ और आडंबर को बचाकर रखना किसे अच्छा नहीं लगता। अब वे रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि स्वार्थ और आडंबर को बचपन से ही बच्चों को बचाकर रखना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा के भी विरोधी थे, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा यथार्थ कर्मयोगी नहीं बना सकती। महाराष्ट्र में तिलक और अभय प्राणजपे, अभय उदाहरण देते हैं बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी सुख सुविधाओं को त्याग दिया था। वे भी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। लेकिन हमारे यहाँ वैसे कर्मठ त्यागी क्यों नहीं है। बाल्यावस्था से ही सादगी न धारण करके हम लोग सच्चे अर्थ में भारतीय नहीं बन सकते। और वे कहते कि हमारे यहाँ ऐसे कर्मठ त्यागी क्यों नहीं है, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे ऐसे थे। लेकिन ऐसे कर्मठ त्यागी जब ही बन सकते हैं जब हम बचपन से ही बच्चों को सादगी का जीवन व्यतीत करने के कहे, और हम सच्चे अर्थों में वही, जब बाल्यावस्था में वह सादगी में जीना सीखेंगे तो वही भारतीय अच्छे बन पाएंगे। असंयत प्रवृत्ति विलासिता हमें भ्रष्ट कर रही है। असंयत प्रवृत्ति मतलब जो हम ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं, और जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी हमें एक ऐसी दिशा की ओर ले जा रही है जो से हम पथभ्रष्ट हो रहे हैं। दारिद्र्य को हम सहज भाव से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। गरीबी को हम सहज भाव से नहीं स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए हर प्रकार का दैन्य हमें पराभूत कर रहा है। दैन्य होता है दीनता, पराभूत है हारा हुआ। और जो हमारी गरीबी है, जो हमारी दीनता है, वे हमें हारा हुआ महसूस कराती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत गरीब हैं। इस बीच एक बार तुम यहाँ आओ, तुम्हारे साथ जुड़कर इस काम की बुनियाद रखनी होगी। अब रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि तुम भारत में आ जाओ, तुम्हारे साथ मिलकर ही ऐसे विद्यालय का निर्माण करेंगे जिसमें सादगी हो, कोई ऐसा आराम ना हो। उस दिन सरस्वती नाम की एक हिंदी पत्रिका में देखा, मेरी छोटी कहानी मुक्ति का उपाय प्रकाशित हुई है। हिंदी में पढ़ना मुझे अच्छा लगा, कहीं भी रसभंग नहीं हुआ है। अब रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि मैंने उसी दिन देखा कि सरस्वती नाम की जो पत्रिका है उसमें मेरी एक छोटी सी कहानी है मुक्ति, वह प्रकाशित हुई, और वह हिंदी में थी, तो मुझे हिंदी में पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। उसमें कहीं भी रस भंग नहीं हुआ था। एक खबर तुम्हें दे नहीं पाया, अचानक मेरी मंझली बेटी रेणुका की शादी हो गई। एक डॉक्टर ने आकर मुझसे कहा मैं शादी करूंगा। मैंने कहा करो। जिस दिन यह बात हुई उसके तीसरे दिन ही ब्याह हो गया। अब लड़का अपनी एलोपैथी डिग्री पर होम्योपैथी का मुकुट लगाने के लिए अमेरिका रवाना हो रहा है। वहां ज्यादा दिन रहना नहीं होगा। लड़का अच्छा है, विनयी है और कुशल है। अब वे कहते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि मैं एक खबर तो तुम्हें देना भूल गया। अचानक ही एक जो मेरी मंझली बेटी है, बीच वाली बेटी रेणुका है, उनकी शादी तय हो गई, उनकी शादी हो गई। एक डॉक्टर ने आकर मुझसे कहा कि मैं शादी करूंगा। मैंने कहा कर लो। जिस दिन यह बात हुई बस उसके 3 दिन बाद ही शादी हो गई। अब जो लड़का है वह एलोपैथी डिग्री पर होम्योपैथी का मुकुट लगाने के लिए, मतलब अब होम्योपैथिक डिग्री को लेने के लिए अमेरिका रवाना हो रहा है और जल्दी ही वापिस आ जाएगा। लड़का अच्छा है, विनयी है और कुशल है। तुम्हारा रविशंकर ठाकुर।